गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड नमस्कार। मैं हूं शिवम सिंघल, एग्री ट्रेनर। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे एग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल की, जो कि है प्याज की फसल। और हम लोग समझेंगे कि वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट को प्याज की फसल के उत्पादन के लिए हम किस किस प्रकार से प्रयोग करवा सकते हैं खेत में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि न्यू नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक्स के साथ। प्याज की जो फसल है या प्याज की जो सब्जी है, वो ना सिर्फ इंडियंस की बल्कि पूरे संसार के लोगों की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वेजिटेबल है। और खास तौर से जो इंडिया की प्याज है, वो जानी जाती है उसके तीखेपन के लिए। अच्छे अच्छे व्यक्ति को रुला देती है और बहुत बार हमारी सरकारों तक को भी रुला चुकी है। गवर्नमेंट को भी काफ़ी दिक्कत फेस हो जाती है अगर इसके प्राइस में फ्लक्चुएशन हो जाए तो। जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया नंबर 2 पे आता है, चाइना के बाद। और स्टेट्स की अगर बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये कुछ स्टेट्स हैं जो कि मेजर ओनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। मौसम की बात करें तो ओनियन को टेम्परेट क्रॉप कहा जाता है, मतलब सर्दी वाले मौसम की फसल कहा जाता है इसको। लेकिन आज के समय में ये वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस में उग रही है। मतलब टेम्परेट में भी कर रहे हैं, ट्रॉपिकल में भी कर रहे हैं, सब ट्रॉपिकल में भी कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, हर तरफ प्याज की खेती आप कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मिट्टी के ऊपर आप इसकी खेती कर सकते हो, लेकिन अगर बलुई दोमट मिट्टी रहे जिसका पीएच रेंज 6 से 7.5 तक हो, उसमें ऑर्गेनिक मैटर अच्छा हो, तो वो पैदावार के लिए बहुत अच्छी रहती है। सीजन्स की बात करते हैं। इंडिया में 3 सीजन्स में इसको लगाते हैं हम। खरीफ के सीजन में, जब खरीफ स्टार्ट होता है जुलाई के समय, तब हम इसको लगा सकते हैं। अक्टूबर तक तैयार हो जाती है फसल। लेट खरीफ का एक सीजन आता है जब खरीफ जाने लगता है उस टाइम पे, तब हम इसको अक्टूबर के समय, नवंबर के समय प्लांट कर सकते हैं। जनवरी से लेके मार्च तक इसको हार्वेस्टिंग की जाती है। एंड देन मेन सीजन जो आता है वो है रबी सीजन, जब हम इसको दिसंबर से जनवरी के बीच प्लांटिंग करते हैं एंड देन हार्वेस्ट करते हैं मार्च और मई में। लेकिन इन तीनों सीजन्स के अगर हम प्रोपोर्शंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है या जो सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होता है वो रबी के सीजन में होता है, जो कि अप टू 70% तक रहता है। वहीं खरीफ में ये 20% और लेट खरीफ में सिर्फ 10% रहता है। दैट मीन्स कि अभी भी लोग खरीफ और लेट खरीफ में इसको प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि खरीफ लेट खरीफ में बारिश ज़्यादा होती है क्षेत्रों में, और उसकी वजह से किसानों को फसल के खराब होने का खतरा बना रहता है। वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे क्षेत्रों के लिए जब हमें खरीफ या लेट खरीफ में लेनी है और जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पे हमें सही वैरायटी का सिलेक्शन करना होता है, जो कि किसान आमतौर पे नहीं कर पाते हैं। आज हमारी इंडिया के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं प्याज के लिए, उन्होंने ऐसे ऐसे मेथड्स और वैरायटीज डेवलप कर दी हैं कि जिसको आप खरीफ एंड लेट खरीफ में भी अच्छे से ले सकते हैं। अगर हम कल्टीवेशन की बात करें तो 2 प्रकार से इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। या तो हम पहले नर्सरी लगाएं जो कि 40, 45, 50 दिन में तैयार हो जाती है, और तब हम इसकी पौध को मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। या फिर हम सीधा ही इसके बल्ब्स को मेन फील्ड में प्लांट कर सकते हैं और वहां से भी खेती कर सकते हैं। मैं जो आपको मेथड बताने वाला हूँ, या मैं जो आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ, वो मैंने यही कंसिडर करके बनाए हैं कि किसान पहले नर्सरी लगाएगा और देन उसकी पौध को ट्रांसप्लांट करेगा। अगर कोई डायरेक्ट लगा रहा है तो उसको फिर थोड़ा बहुत उसमें चेंज करने पड़ेंगे। नंबर 2, जो मैं स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ, वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको ये समझना है कि कौन से प्रोडक्ट का काम किस टाइम पे ज़्यादा है और कौन से स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्टेज इंपॉर्टेंट है, और उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि हम कौन से प्रोडक्ट लगा सकते हैं, और आप अपने हिसाब से भी कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 के साथ, जो कि है सीड ट्रीटमेंट। अगर हम प्याज के बीज के लिए तैयार करके उसको नर्सरी में लगाने वाले हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम सीड ट्रीटमेंट जरूर कर लें। सीड ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स हैं, एग्री ह्यूमिक है, एग्री प्रोटेक है। एग्री ह्यूमिक 5 ml प्रति किलो के हिसाब से यूज़ होता है। एग्री प्रोटेक 5 ग्राम प्रति किलो के अकॉर्डिंग यूज़ होता है। अब इनसे अगर हम बीज उपचार कर रहे हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि बीजों का अंकुरण बहुत अच्छा होगा, वाइट रूट्स अच्छे से ग्रोथ हो पाएंगी, सीडलिंग की ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी, और जो बीज जनित फफूंद वाले रोग होते हैं वो हमारी पौध को बर्बाद नहीं कर पाएंगे, हमारी पौध एक अच्छी पौध तैयार होगी। इसके बाद बात आती है स्टेप नंबर 2 की, जो कि है बुआई करने के 25 से 30 दिन बाद, अर्थात नर्सरी में जब पौध 25 से 30 दिन की हो चुकी है। और ये वाला जो स्टेप है वो कोई
एकदम कंपलसरी स्टेप नहीं है। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमें लगता है कि हमारी जो पौध है वो कहीं से पीली पड़ रही है या उसकी ग्रोथ कम हो रही है, तो हम फिर ये वाले स्टेप का प्रयोग करवा सकते हैं। यहाँ पे हम एग्री ह्यूमिक एंड एग्री 82 20 ml एग्री ह्यूमिक 5 ml एग्री 82 15 लीटर के टैंक में मिला के स्प्रे करवा सकते हैं, जो कि हमारे क्रॉप में अगर या सीडलिंग में किसी भी प्रकार का पीलापन आ रहा था, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही थी, तो वहां से उसको रिकवर करने में हेल्प करेगा। फिर नंबर 3 बात आती है बेसल एप्लीकेशन बिफोर ट्रांसप्लांटिंग। अब हम मेन फील्ड में इसको ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं, तो ट्रांसप्लांट करने के लिए हम मेन फील्ड को तैयार करते हैं और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि मेन फील्ड की जो मिट्टी है वो अच्छे से उर्वरक रहे, रोगों से मुक्त रहे। ऐसे में किसान गोबर की खाद, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स, फंजीसाइड्स, ये सब चीज़ों का एप्लीकेशन करता है। और उस समय पे हम लोग वेस्टीज का एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल, एग्री प्रोटेक्ट एंड एग्री 82 का प्रयोग करवा सकते हैं। 1 एकड़ के खेत के लिए हम 5 किलो ह्यूमिक ग्रैनुअल, 300 से 500 ग्राम प्रोटेक्ट एंड 150 ml एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर स्टेप जो हम कर रहे हैं हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करेगा, उसको भुरभुरा, सॉफ्ट, पोरस बनाने का काम करेगा, मिट्टी की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पौधे की जड़ों तक पहुंच सकें। प्रोटेक्ट हम डालेंगे ताकि फफूंद जनित रोगों से हम बचा सकें। 82 हम डालेंगे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सही हो सके, मिट्टी से पेनिट्रेशन अच्छे से हो सके पानी का। इसके बाद जो बात आती है वो है स्टेप नंबर 4 की, जो कि है रूट ट्रीटमेंट। अब प्याज की जो फसल है उसमें सीड ट्रीटमेंट के साथ साथ रूट ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम पौध वहाँ पे लगाने वाले हैं मेन फील्ड में, उसकी जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होना इंपॉर्टेंट है, उसको रोगों से मुक्त करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जड़ उपचार हम जरूर कर लें, और उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक एंड एग्री प्रोटेक्ट। हम इनका घोल बना सकते हैं, 5 ml प्रति लीटर ह्यूमिक, 5 ग्राम प्रति लीटर एग्री प्रोटेक्ट। पौध को उसमें 10 मिनट के लिए डुबाएं और फिर उसको लगाएं। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेप है ये हमारी पौधों की जड़ों को विकसित होने में मदद करेगा, उनको अच्छे से जमने में मदद करेगा, वाइट रूट्स को डेवलप करेगा, जो बीमारियां लगने वाली थी उनसे बचाने में मदद करेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्याज की फसल में आगे जाके काफ़ी बीमारियां आने का खतरा बना रहता है। इसके बाद स्टेप नंबर 5 है, जो कि 25 to 30 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। आपने मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर दिया, पौधारोपण कर दिया, पौधारोपण के 25 से 30 दिन के बाद हम वहाँ पे एग्री ह्यूमिक, एग्री नैनोटेक और एग्री 82 का स्प्रे करवा सकते हैं। 15 लीटर के टैंक में 30 ml ह्यूमिक, 30 ग्राम नैनोटेक और 10 ml 82 की डोज रहती है। अगर कोई व्यक्ति इसका स्प्रे नहीं करवाना चाहता है और वो ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है किसी फर्टिलाइजर का छिड़काव कर रहा है, तो उसके साथ भी इनको मिला के प्रयोग कर सकता है। 1 एकड़ में 250 ml ह्यूमिक, 250 ग्राम नैनोटेक और 150 ml की 82 की मात्रा हम यूज करवा सकते हैं। ये पर्टिकुलर स्टेप मिट्टी से पौधों तक न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है, पौधे की ग्रोथ अच्छी रह सके। वहाँ पे जो आगे जाके नीचे जो प्याज की अब बल्ब बनने स्टार्ट होंगे, प्याज बननी जो स्टार्ट होगी, उसका साइज अच्छा बने, यूनिफॉर्म बने, सब एक समान बने। और 82 जो है वो इस स्प्रे के टाइम पे एक्टिवेटिंग एंड वेटिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। स्टेप नंबर 6 पे आता है। स्टेप नंबर 6 है 45 to 50 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। जब फसल 45 से 50 दिन की हो चुकी है पौधारोपण के बाद, यहाँ पे हम पर्टिकुलरली नैनोटेक गोल्ड और 82 का प्रयोग करवा सकते हैं। नैनोटेक 30 ग्राम, एग्री गोल्ड 20 ग्राम, एग्री 82 10 ml 15 लीटर के टैंक में हम मिला के स्प्रे करवा सकते हैं। ये पर्टिकुलर स्टेप प्याज जो बन रहा है उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी को इम्प्रूव कर रहा है, साथ ही साथ उसकी शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करेगा, जिससे कि आगे जाके, क्योंकि हमें प्याज का स्टोरेज करना है, तो स्टोरेज लाइफ उसकी अच्छी रहे, वो जल्दी से सड़े नहीं और हम अच्छे रेट मार्केट से ले सकें। तो ये टोटल 6 स्टेप है। अब होता क्या है कि वैरायटी जो हम लगाते हैं वो अगैती फसल लगा सकते हैं, पिछैती लगा सकते हैं। वैरायटी की जो ड्यूरेशन है मैच्योरिटी की वो छोटी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। कहीं पे आपका 50 दिन जो है ट्रांसप्लांटिंग के बाद वो काफ़ी है, कहीं पे आपको और स्प्रे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये चीज़ें हमें खुद थोड़ा कंसिडर करनी पड़ेगी कि कहाँ पे हमारी वैरायटी जो है वो लंबे टाइम की है, लॉन्ग ड्यूरेशन की, कहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन की है, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक स्टेप और आगे फॉलो भी कर सकते हैं, या फिर सिर्फ स्टेप 5 तक भी सीमित रख सकते हैं। तो ये थोड़े से जो पॉइंट्स हैं वो हमें प्रैक्टिकली फील्ड में ही आइडिया लग पाता है वो, और उसका डिसीजन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप
6 में से कितने स्टेप करना चाहेंगे वो डिपेंड करता है कि कैसी फील्ड में कंडीशंस हैं। बट बीज उपचार जरूर करें, बेसल एप्लीकेशन जरूर करें, और जो हमने अभी स्टेप नंबर 5 था वो जरूर करें, और अगर पॉसिबल है तो रूट ट्रीटमेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये स्टेप्स आप जरूर करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्याज की खेती में मिल पाएगा। और आई होप कि आप लोगों को आज की ट्रेनिंग पसंद आई होगी, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आप इसको भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे। आगे भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आते रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।